मैंने नदीम भाई से इजाज़त ले ली कि मैं इसको उतार के बात करता हूँ। थोड़ा वजन सा महसूस हो रहा था। हाँ, अब जो है बेबाक तरीके से बोला जा सकता है। दोस्तों, मंच पे जो लोग मौजूद हैं उनको आप जानते हैं, इसीलिए इनके परिचय में मैं अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता हूं और आपका भी वक्त जाया नहीं करना चाहता हूं। आप तमाम लोग जो इस जलसे में शामिल हुए हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को याद करने के लिए, उनके जन्म को, उनके जश्न को मनाने के लिए मैं आपका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। It's okay, please. दोस्तों, मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है और तेलुगु मुझे आती नहीं है, इसलिए मुझे आप हिंदी में बोलने की इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथियों, अभी तमाम जो नेतागण हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने अपनी बात रखी और देश के क्या हालात हैं और हमको क्या करना चाहिए इसके बारे में उन्होंने बताया। मैं आपकी इजाज़त से आपके बिहाफ पे इन लोगों को एक बात कहना चाहता हूं और बुरा नहीं लगना चाहिए, अगर लगेगा तो माफ़ कर दीजिएगा। आज इस मुल्क में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, महिलाएं, किसान और मजदूर, ये इस बात को कहीं ना कहीं मान चुके हैं कि सरकारें बनती और बदलती रहती हैं, हमारा किस्मत हमको खुद ही बदलना है। सवाल ये है कि फिर भी ये क्यों आप तमाम राजनीतिक दलों को कह रहे हैं कि आप इकट्ठा हो जाइए। वो इसलिए इकट्ठा होने के लिए आपको कह रहे हैं क्योंकि वो इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं कि एक सेठ का 4 बेटा था, चारों आपस में लड़ता रहता था। और आप जहीन शहर हैदराबाद के निवासी हैं, 4 मीनार के भी 4 मीनारें हैं। और जब मैं पिछली बार आया था तो मुझे लोगों ने कहा कि 4 मीनार की ये 4 मीनारें हिंदुस्तान की उस गंगा जमुनी तहजीब को रिप्रेजेंट करती हैं जिसमें हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। एक और इत्तेफाक है, जिस जमहूरियत की हम बात कर रहे हैं उसकी भी 4 पांव की बात की जाती है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया को भी एक स्तंभ माना गया है। यहाँ भी 4 है। और यह जो मशहूर किस्सा है कि सेठ के 4 बेटे आपस में लड़ते रहते थे, इसमें भी उनके 4 बेटे हैं। सेठ मरने वाले थे और चारों बेटों को बुलाया बारी बारी से, कहा आपस में मत लड़ो। कहाँ मानता है लोग। कहने से अगर बात होती तो अच्छे दिन आपके आ गए होते। कहने से तो होता नहीं है ना, उसको जमीन पे लागू करना पड़ता है। तो उनके बेटे नहीं माने तो फिर उन्होंने चारों को एक एक लकड़ी दी, कहा तोड़ कर दिखाओ। चारों ने तोड़ दिया। फिर चारों को बुलाया एक साथ और 4 लकड़ी इकट्ठा करके कहा एक एक करके तोड़ के दिखाओ। चारों में से कोई नहीं तोड़ पाया। ये इतनी सी बात इस देश की जनता को पता है। किसी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को पूछिएगा किसमें बल होता है तो वो ये नहीं कहेगा कि जुमला में बल होता है, वो कहता है कि एकता में बल होता है। लेकिन यह बात इस देश के राजनीतिक दलों को समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री देश में 4 नहीं होते हैं और मुख्यमंत्री भी 4 नहीं होते हैं। हम कहते हैं कि ये बहस ही नहीं है।
जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा विधायक होगा स्वाभाविक रूप से उस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, और जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सांसद होगा स्वाभाविक रूप से उसका प्रधानमंत्री होगा। हम उस बात के लिए बहस कर रहे हैं कि बच्चा होगा तो नाम क्या रखेंगे। पत्नी बचेगी तब ना, देश बचेगा तब ना, संविधान बचेगा तब ना। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, भाजपा के पूर्व मंत्री अरुण शौरी साहब ने कहा कि 2019 का चुनाव यदि भाजपा जीतती है तो, जिसमें मुझे शक है, आपको है क्या? अगर जीतती है तो यह देश का आखिरी चुनाव होगा। अगर हम बोले होते तो ये बीजेपी आईटी सेल वाले कह देते अरे ये तो इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसको पाकिस्तान से पैसा मिला है। तो अरुण शौरी को कहां से मिला है? यशवंत सिन्हा को, शत्रुघ्न सिन्हा को, और वो तमाम आवाज जो बीजेपी के भीतर उठ रही है। दर्दे दिल का बयां पूछना हो तो आडवाणी को याद कर लीजिए साहब। ये जो स्थिति है, इस स्थिति की गंभीरता को समझना जरूरी है। और जितने सारे लोग कह रहे हैं कि हम संविधान के सम्मान में हैं, लोकतंत्र की रक्षा में हैं, उन तमाम लोगों को एकजुट होना चाहिए। और आप लोगों को इस बात को याद रखना चाहिए, सरकार आपको कुछ दे न दे, सरकार होने का यदि भरोसा देती है, यह भी आपके लिए काफी होता है। ये कितना मुश्किल दौर है जिस बात को आप समझिए। इस देश के पहले शिक्षा मंत्री को आप याद कर रहे हैं, लेकिन इस देश के भीतर जो बहस खड़ा किया गया है, हम लोग कहते हैं बिहारी भाषा में दुटकिया आदमी जो होता है ना, आप लोग दो कौड़ी का आदमी कहते होंगे, वो लोग आजकल राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हैं और टीवी पे जाकर के कहते हैं बैठ जाओ मौलाना, बैठ जाओ मौलाना। शायद वो इस बात को जानते ही नहीं हैं कि इस देश के पहले शिक्षा मंत्री ही मौलाना थे। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही कि जिनको इतिहास की समझ नहीं होती वो इतिहास नहीं बनाते हैं। मोदी जी इतिहास में फेल कर गए थे, ये मालूम है कि नहीं है आपको? ये जान लीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, जो कि मैं बोलता नहीं हूं, हालांकि मोदी जी कह रहे हैं, अपना परिचय दिए हैं कुछ दिन पहले, बोले कुछ नेता लोग आजकल ऐसा झूठ बोलते हैं जैसे AK-47 चला रहे हो। मतलब वही कह रहे थे हम तो मुंह से राफेल चलाते हैं। झूठ मैं नहीं बोल रहा हूं, और फेल करने में भी कोई बुराई नहीं है। फेल होते हैं लोग, अरे एग्जाम ठीक से नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। लेकिन इतिहास ना जानते हुए इतिहास को बदलने की जो कवायद है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और मैं इतिहास बताता हूं हिंदुस्तान का। आज राम की बात हो रही है ना, तो राम के संबंध में एक बात जानिए, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब अपने आप को गांधीयन कहते थे, और गांधी जी कैसे राम भक्त बने इस बारे में जान लीजिए। एक महिला उनके घर में थी जिनको अछूत समझा जाता था, वो नौकरानी थी उनके घर की। गांधी जी का बड़ा स्नेह था उनके साथ, और जब भी डर लगता था, अकेले सोने में गांधी जी को डर लगता था। आपको भी लगता होगा, आप मोदी जी थोड़े 56 इंच का सीना है कि आपको डर नहीं लगेगा। हम लोग मनुष्य हैं, और मनुष्य के सारे गुण दोष हमारे भीतर होते हैं। अवतार थोड़ी लिए हैं, जीवन में गलती करते हैं, सीखते हैं, उसको जीवन में लागू करते हैं, सुधारते हैं। यही तो मनुष्य होने का मतलब है, अवतार तो नहीं है हम। तो गांधी जी को डर लगता था, तो उस महिला ने एक तरकीब निकाला कि कहानी सुनाते हुए गांधी जी को सुला देती थी। गांधी जी धीरे धीरे बड़े हो गए, और गांधी जी जब बड़े हो गए, मतलब मुंह से बड़े नहीं हुए, उम्र से काम से बड़े हुए। कुछ लोग मुंह से बड़े हो जाते हैं,
बोल बोल करके बड़े हो जाते हैं। सरदार पटेल की मूर्ति के सामने बराबर खड़े होकर के बड़े हो जाते हैं। मोदी जी की वो तस्वीर देखी है आपने? इस एंगल से फोटो खींचा गया है कि 182 फीट ऊंची सरदार पटेल की मूर्ति से ज्यादा ऊंचे मोदी जी दिखाई दे रहे हैं। तो देख लीजिएगा तस्वीर। तो गांधी जी विदेश पढ़ने के लिए जाने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि डर तो मुझे वहां भी लगेगा, मैं क्या करूंगा? तो उन्होंने कहा कि राम का नाम लेना। गांधी जी के जो राम हैं, उनके जीवन जीने के संघर्ष और उस जद्दोजहद से जुड़े हुए हैं। और मोदी जी के जो राम हैं, वो कुर्सी पे टिके हुए हैं। इसका फर्क आप समझ लीजिए। और उस राम के बारे में तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा है, उसमें एक श्लोक है। उसमें तुलसीदास लिखते हैं, रावण रथी विरथी रघुवीरा। रावण जो है वो रथ पर है। अभी 6 दिसंबर को फिर रथ यात्रा होने वाली है। तो ये राम भक्त नहीं है, और ना इनको राम का राज स्थापित करना है। ये नाथू राम के भक्त हैं और इनको नाथू राम का राज स्थापित करना है। और उस रामचरितमानस में दर्जन से ज्यादा शब्द जो हैं वो उर्दू के शब्द हैं। और उन शब्दों को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गंगा जमुनी तहजीब की बात कोई चुनावी तकरीर नहीं है, हमारा इतिहास है। इस बात को हमको जानना पड़ेगा। और नाम बदलने से न देश बदलता है ना इतिहास बदलता है। मान लीजिए कि मेरा नाम कन्हैया है, मैं अपना नाम जॉन थॉमस कर लूं, लेकिन बाप के नाम का क्या करूंगा? बदल पाऊंगा? इसीलिए आप इलाहाबाद, मुरादाबाद, फैजाबाद इस बहस में मत जाइए। मैं इसलिए इस बहस में नहीं जाता हूं क्योंकि हमको पता है कि ये जादूगर का वो खेल है कि आप पलक झपके कि वो जो है हाथ की सफाई से कबूतर निकाल देगा, और आप अपने तर्क की करने की शक्ति को खो देंगे और आप अपने वाजिब सवाल से महरूम कर दिए जाएंगे। आपको एक पार्टी डराएगी और दूसरी पार्टी उसका डर दिखाएगी। एक बात मैं आपको बहुत ईमानदारी से कह देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी गांधी जी की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नेहरू जी की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी मौलाना अबुल कलाम आजाद की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आचार्य कृपलानी की भी पार्टी है। और आज आचार्य कृपलानी से भी संबंधित ये दिन है। ये जो तहजीब है, इस तहजीब में जो सबसे बेहतरीन बात है वो ये है कि हिंदुस्तान किसी एक धर्म से या एक जाति से पूरा नहीं होता है। तमाम जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, बोली मिलकर के हिंदुस्तान को गढ़ता है। ये हिंदुस्तान की खासियत है। क्यों इस हिंदुस्तान को बदलना चाहते हैं? क्यों इसको हम एक ऐसा रूप देना चाहते हैं जो संभव ही नहीं है? वो इसलिए कि हम इस प्रयास में लगे लोगों के विवादों में उलझे रहें और वो एक एक करके हमारे बच्चों का भविष्य हमसे छीन लें। और आज जब चुनाव हो रही है, मैं सीधे तौर पे मुद्दे पे आना चाहता हूं। आज इस मुल्क का मुद्दा क्या है? फर्ज कीजिए आप माइनॉरिटी की ही बात कर लीजिए। सिर्फ ये सवाल नहीं है कि हम बीजेपी को हरा देंगे। एक मोहतरम कह रहे थे कि मोदी जी से टक्कर ले रहे हैं। नहीं साहब, उस आदमी के पास इतना कुछ नहीं है कि मैं उस इंसान से टक्कर लूं। मैं उसके खिलाफ इसलिए हूं क्योंकि वो इंसान संविधान से टक्कर ले रहा है, और संविधान के सम्मान में हिंदुस्तान है मैदान में। ये हमारी जिम्मेवारी, हम इसके लिए आज यहां खड़े हैं। और आज जब चुनाव हो रहा है, मुद्दों की बात हो, सिर्फ ये माइनॉरिटी को ना कहा जाए कि आपको मार दिया जाएगा। अरे कितना डराओगे दोस्त? जिस दिन डरना बंद कर देंगे उस दिन क्या करेंगे? इतिहास हमारा भी
लड़ने और मिटने का है। इसीलिए इस बात पे बात मत करो, बात इस बात पे करो कि जो समझौता हुआ था वो समझौता इस मुल्क में कायम रहेगा कि नहीं रहेगा। बात इस बात का करो कि संविधान का शासन रहेगा कि नहीं रहेगा, जमहूरियत रहेगी कि नहीं रहेगी, वो संस्कृति जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी जिसमें हम कहते हैं भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसको आप बचाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? और जहां तक हक हुक की बात है, हक हुक के सवाल पे आज खुले तौर पे लोगों से पूछिए और सवाल कीजिए कि क्या सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू होंगी कि नहीं होंगी। अगर आप माइनॉरिटी के हक और अधिकार की बात कर रहे हैं तो आपको सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करना पड़ेगा। और सच्चर साहब मुसलमान नहीं थे, सच्चर साहब मुसलमान नहीं थे। उसी तरह से तालीम की बात मैं आपको कह दूं, मैं रामचरितमानस भी पढ़ता हूं और हदीस की जानकारी भी रखता हूं। एक हदीस है कि तालीम हासिल करने के लिए जरूरत पड़े तो चाइना तक जाओ। और आज मौका है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को याद करने की। आप तालीम की बात कीजिए। इस देश में कोठारी कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाएगा कि नहीं लागू किया जाएगा। आप कहते हैं कि मदरसों को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, कौन मना करता है? कोई मना किया है क्या? आप मदरसों के नाम पर इस देश में हिंदुओं को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। आपने यह बात सोच लिया है कि तमाम तरीके के वादे कर लो और जब वादा पूरा नहीं होगा, जो कि ये जानते हैं, तब अंतिम में कह देंगे कि मंदिर बना देंगे। ये किसको बेवकूफ समझ रहे हैं? ये दरअसल हिंदुओं को ही बेवकूफ समझ रहे हैं और हिंदुओं को ही बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पे हमारी क्या जिम्मेवारी है, हमको क्या करना चाहिए, क्या हमारे मुद्दे हैं, उस पे हम कैसे विचार करें, कैसे इनसे हम लड़ें, इस पे आज जहीन चर्चा करने की जरूरत है। सबसे पहली बात कि आज इस मुल्क में एक पार्टी, ईमानदारी से मैं यह बात कह रहा हूं और कोई अगर अस्वीकार कर दे तो मैं उस बात को मानने के लिए तैयार हूं, एक पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकती है। उसका मूल कारण यह है, इस देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां रही हैं, मैं सभी पार्टियों को कह रहा हूं, उन सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने सत्ता में रहते हुए इस देश की जो मजलूम जनता है उसके आशाओं पे पानी फेर दिया था। और यह जो पॉलिटिकल वैक्यूम था, इस पॉलिटिकल वैक्यूम को बहुत चालाकी से, अपने दम पे नहीं, बहुत चालाकी से भाजपा वालों ने भरा। कैसे भरा? फॉर एग्जाम्पल, बिहार में भाजपा को लोगों ने अस्वीकार कर दिया। नीतीश जी की पार्टी को और माननीय लालू जी की पार्टी को भरपूर बहुमत दिया गया। कांग्रेस के पास भी लगभग 30 विधायक जीत करके आए, लेकिन सरकार बनने के कुछ दिनों के बाद नीतीश जी उस जनमत का अपमान करते हुए बीजेपी के साथ जाकर के बैठ गए। अभी फिर देखिए, ये तेलंगाना स्टेट है, कितनी अजीब बात है। मैंने आज तक MIM के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है, लेकिन जो बात इस देश के आम लोगों को समझ में आ रही है, क्या वो जनाब ओवैसी साहब को समझ में नहीं आ रहा है? मैं कभी भी उसके बारे में नहीं बोलता हूं। TRS का जो इतिहास रहा है, TRS क्या करती है? कहती है कि राज्य में हम, केंद्र में तुम। यही सेटिंग है ना। ये सेटिंग तो सबको समझ में आ रहा है। और उस सेटिंग के साथ यदि आप उसके साथ चले जा रहे हैं, तो जो समाज आज मोदी को हटाना चाहता है, मोदी को हराना चाहता है, इस उम्मीद में आपको वोट करेगा कि आप उस सवाल को लेकर के आगे लड़ेंगे, उसको धोखा होगा कि नहीं धोखा होगा, ये सोच के हमको बताइए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। और ये मेरा प्रोपेगेंडा नहीं है, मुझे झूठ बोल करके, डरा करके इस देश में नेता नहीं बनना है। मैं सिर्फ और सिर्फ चाहता हूं कि सिस्टम तरीके से काम करे। किसी के यहां नौकरी करके रह लेंगे?
और तमाम तरीके का अपमान सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए झेल रहे हैं कि हमको संविधान का राज चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूं, उस यूनिवर्सिटी के एक पूर्व प्रेसिडेंट, पूर्व सदर आपके सामने बैठे हुए हैं, राज्यसभा के एमपी हैं। उस यूनिवर्सिटी के डिग्री से एनडीए में काम करने वाले आपके एआईसीसी के प्रदेश अध्यक्ष आपके बीच थे। जेएनयू इस देश में तमाम जो हमारे सेना के अलग अलग क्षेत्र हैं, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो या फिर आपको वायु सेना हो, उसके ऑफिसरों को डिग्री देती है। जेएनयू से एनडीए की डिग्री दी जाती है। उस पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी को किस बात के लिए बदनाम किया गया? ये हैदराबाद शहर है, एचसीयू है बगल में। रोहित वेमुला की जब सांस्थानिक हत्या की गई, हम लोग दिल्ली में इस आवाज को मुखरता से उठा रहे थे। हम ये कह रहे हैं कि आज हमारे सामने उस मां को यह भरोसा देने की जिम्मेवारी है कि अगर सरकार बन करके आती है, सीपीआई, कांग्रेस, टीडीपी, टीजेएस की, तो हम रोहित वेमुला के अपराधियों को सजा दिलाएंगे और इस देश में दलितों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। आज ये जिम्मेवारी हमारे कंधे पे है कि हम नजीब की मां को यह भरोसा दे सकें कि जिसको सीबीआई से भी न्याय नहीं मिला, नजीब के साथ एबीवीपी के लोगों ने मारपीट की, उसके बाद नजीब अभी तक गायब हैं। हमारी एजेंसी नेताजी का कटहल ढूंढ के ले आती है, भैंस ढूंढ करके ले आती है, लेकिन एक मां का बच्चा ढूंढ करके नहीं ला पा रही है। और सीबीआई ने उस केस का क्लोजर दिया कोर्ट के अंदर कि हम उसको ढूंढ करके नहीं ला सकते। जब ये बन करके आए तो हम कहें कि हम नजीब के संबंध में तमाम तथ्यों को सामने लाएंगे और उसके मां को उसका बेटा लौटाएंगे। ये जिम्मेवारी आज हमारे सामने है। यह भरोसा जब तक हम कायम नहीं करेंगे, तब तक हम लोकतंत्र के पर लोगों का जो भरोसा है, संविधान पर जो लोगों का भरोसा है, उसको कायम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से नाउम्मीदी के इस दौर में एक उम्मीद के साथ ये अपील करना चाहता हूं कि इस बात को आप समझिए, 31% से बड़ा होता है 69%। इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। और जिस व्यक्ति ने 31% अपने नेतृत्व में प्राप्त किया, उसकी पॉपुलैरिटी लगातार गिरी है। मैं किसकी बात कर रहा हूं बताइए? इतना अंडरस्टूड बात है। तो जब वो अपने मैक्सिमम परफॉर्मेंस में 31% लेकर के आए थे, तो आज वो घट करके 25%, 26% के बराबर है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। दूसरे जो राजनीतिक सहयोगी हैं, उनको भी कंप्रोमाइज करके हर जगह एक मजबूत अलायंस बनाना पड़ेगा। और उस 25% के मुकाबले में अगर 35% भी हम कंसोलिडेट कर लेते हैं, इनको हम सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे और ये कह देंगे उनको कि जो सीधा बीजेपी है उसको तो हरा ही रहे हैं। साबुन खरीदने जाते हैं तो नहीं लिखा रहता है 20% एक्स्ट्रा, वैसे ही बीजेपी के पैकेट में टीआरएस 20% एक्स्ट्रा है। इस दोनों तरह की फोर्सेस को, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आज जनमत का अपमान कर रहे हैं, लोक भावनाओं का अपमान कर रहे हैं, इस देश के संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं। और यह देश जिन लोगों ने बनाया है, कौन लोग बनाया है? मैंने कहा आपको रास्ते में बात करते हुए कि कहाँ मीटिंग है, बोले होटल में। बोले गांधी जी का बात याद कर लीजिएगा। अफ्रीका से जब लौट करके आए थे तो पहला भाषण में उन्होंने क्या कहा था? बोले चंद अंग्रेजी दांत सूट पहने हुए लोग ये जो गरीब जनता है उसका भला नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस को उस जनता के बीच में जाना पड़ेगा। और मुझे बहुत खुशी हुई जब नासिर साहब ने ये डिटेल बताया कि किस तरीके से इन्होंने कर्नाटका में मेहनत की है। आप भी होटल में ये तकरीर सुन लिए हैं। सुनने के बाद काम खत्म नहीं होता है, काम शुरू होता है। तेलंगाना का एक एक गांव नाप दीजिए और पूरे देश में ये मैसेज दीजिए कि हम अलग अलग राजनीतिक दल के लोग एक साथ हुए हैं, एकजुट हुए हैं, तो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए नहीं, संविधान और देश की रक्षा करने के लिए एकजुट हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप एकजुट होने के लिए तैयार हैं
तो हमको तो होना ही पड़ेगा ना। कल सबसे बड़ा न्यूज हो सकता है कि हमारे मीडिया के मित्र यही छापें कि हम कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं। तो मैं उनको एक उदाहरण देकर के अपनी बात खत्म कर लूंगा कि जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था और आज अंग्रेजों के चमचों का शासन है, इसमें कोई दो राय है क्या? अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, ये कर रहे हैं डाइवर्ट एंड रूल। ये डाइवर्ट एंड रूल कैसे कर रहे हैं? एक तरफ 12,000 किसान आत्महत्या कर लेते हैं, उन्हीं किसानों की जमीन छीन करके किसानों के देश के सबसे बड़े नेता सरदार पटेल की 182 फीट ऊंची मूर्ति बना देते हैं। बताइए, मूर्ति बनाने के लिए भी इनको कांग्रेसी ही मिला। क्या क्राइसिस है। जिस गांधी की हत्या की, आज भी इनको इतना हिम्मत नहीं है कि पब्लिकली कहें नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, जरा बोल करके दिखाएं। फिर ये देश इनको बताएगा कि ये देश गांधी का है कि मोदी का है, यह 2 मिनट में फैसला हो जाएगा। ये जो डाइवर्ट एंड रूल है, इस डाइवर्ट एंड रूल का अगला एजेंडा मंदिर मस्जिद होने वाला है। 15 लाख आपके खाते में नहीं आया, 2 करोड़ वो हमको पता है नहीं आया है, आई नो। 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, सबसे अजीब बात समझिए, और उसके सम्मान में, बलात्कारियों के सम्मान में झंडा लेकर के ये लोग रैली निकाले। बताइए कौन झंडा का अपमान कर रहा है, कौन देश का अपमान कर रहा है? और देशभक्ति का प्रमाण पत्र मुसलमान से मांग रहे हैं। जो कोई बोलता है सरकार के खिलाफ, उसको तुरंत एंटी नेशनल कह दिया जाता है। अब आपके खिलाफ ट्वीट होने वाला है, अगला एंटी नेशनल आप है। ये स्थिति, ये खौफ इन्होंने पैदा किया ताकि इनकी नाकामियों पे कोई सवाल नहीं खड़ा करे। लेकिन एक बात बताइए, हमारे यहाँ कहावत है बिहारी में, खाया हुआ शरीर और नहाया हुआ शरीर नहीं छुपता है। ठीक है, तो आपकी जो नाकामी है वो खुद ही चिल्ला चिल्ला करके बोल रही है कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। और इसीलिए जब भी कुर्सी हिलती हुई नजर आती है तब राम जी याद आते हैं। अब राम जी इनका भला करें, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिएगा कि अगर इनके काम में दम होता तो ये अपने काम पे वोट मांग रहे होते, राम के नाम पे वोट नहीं मांग रहे होते। और किसी भी तरीके के डायवर्जन में आपको जाने की जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा। नेहरू जी के बारे में किताब में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत है? वर्तमान में है, वर्तमान सरकार का लेखा जोखा किया जाएगा। और ये कहिएगा ये नहीं तो कौन, वो देखेंगे। बोले हैं ना फैज साहब, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे जब जुल्मों सितम के कोहे गराम रूई की तरह उड़ जाएंगे। ये जो लोग आज इस गुरूर में बैठे हुए हैं कि किसी भी सूरत में इस देश की सत्ता पे हम ही काबिज रहेंगे, ऐ देश की जनता, मैं आपसे अपील करता हूं, इनको एहसास कराइए, मिलकर के संविधान विरोधी इस ताकत को आप हराइए। और इस लड़ाई में कदम से कदम मिला करके हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हमको इस बात का परवाह नहीं है कि हमको किस पार्टी का एजेंट कहा जाता है, हमको इस बात का परवाह है कि जब कल को इतिहास लिखा जाएगा, जब यह आग बुझेगी तो हमारा नाम आग लगाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।